हेलो स्टूडेंट, आप सभी का सेमेस्टर 6 मेजर पेपर 12 हिस्ट्री। इस पेपर में आप सभी बच्चों को 15 मार्क्स, 5 मार्क्स और 1 मार्क्स से देखिए जितने भी सवाल बन सकते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप सभी बच्चे, अगर लगता है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, इस वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ जाइएगा। यूनिवर्सिटी के द्वारा कोई भी अगर अपडेट आएगा वहाँ शेयर किया जाएगा। ठीक है। पहला सवाल है, भारत में राष्ट्रवाद, ठीक है, यानी जिसे हम नेशनलिज्म के नाम से जानते हैं, इसके उदय के कारण क्या थे, कि क्या इसके राइजेस के कॉजेज थे, साथ ही साथ इसका इम्पैक्ट क्या था, इनके बारे में आपको विवेचना करना है। यानी भारत में राष्ट्रवाद किन कारणों से बेसिकली उभरा हमारे पास और इसके क्या क्या प्रभाव देखने को मिले, इसके बारे में ये सवाल आता है। ये पेपर में सवाल दो तरीके से पूछा जा सकता है। पहला इस तरीके से, ये तो 15 नंबर आपको देके जाएगा। दूसरा तरीका से सवाल आता है कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण थे, ये अलग से 5 नंबर में आ सकता है। और साथ ही साथ राष्ट्रवाद के प्रभाव की विवेचना करें या चर्चा करें। तो कई तरीके से ये सवाल पेपर में आपको 15 नंबर, 5 मार्क्स और साथ ही साथ इसमें से कुछ एमसीक्यू के रूप में भी सवाल बनते हैं आपका। तो इन बातों को ध्यान रखते हुए आपको इन क्वेश्चंस को प्रिपरेशन करना चाहिए। ठीक है। देखिए क्या है पहला सवाल, मतलब पहला सवाल का आंसर। तो सबसे पहले राष्ट्रवाद होता क्या है, जिसे हम नेशनलिज्म कहते हैं, ये है क्या आखिरकार। तो राष्ट्रवाद हमारे, पहले बात, अंदर की भावना है जिसके द्वारा हम सभी देश के लोग, राष्ट्रवाद एक भावना है जो किसी भी, चाहे मैं हूं चाहे आप हो, सभी के प्रति, अपने देश के प्रति जो प्रेम होता है, एकता की भावना होगी, गौरव हो गया, तथा साथ ही साथ हमारे मन में स्वतंत्रता की जो इच्छा होती है, ये सभी चीज राष्ट्रवाद के थ्रू ही बेसिकली उत्पन्न होती है हमारे पास। ठीक है। अगर हम अपने भारत में बात करें तो भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद का जो विकास है, ये बेसिकली कहा जाए तो 19 सेंचुरी में, लगभग 19 सेंचुरी के स्टार्टिंग टाइम पीरियड का था। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ था। अंग्रेजों की जो शोषणकारी नीतियाँ, क्योंकि आपको मालूम होगा अंग्रेज लोग आए लगभग 1750, मान के चलिए उस टाइम पीरियड के समय, ठीक है, उनकी शोषणकारी नीतियाँ धीरे धीरे अप्लाई होना स्टार्ट हुई। समाज में सामाजिक जागरण हुआ तथा साथ ही साथ आधुनिक जो शिक्षा के प्रसार ने हम सभी भारतीयों के मन में जो राष्ट्रीय चेतना, इन सब को जन्म देने का एक कारण भी बना। और यही राष्ट्रवाद बेसिकली हम सभी भारतीयों के मन में चल के आगे स्वतंत्रता संग्राम का जो सबसे बड़ा शक्ति, यही बन के उभर के आया हमारे पास। ठीक है। यानी राष्ट्रवाद अगर आपसे पूछे तो क्या है, एक भावना है, ठीक है, एक हमारा इमोशन है जो अपने देश के प्रति है, कि हमारा देश के प्रति हमारा जो प्रेम है, एकता है, गौरव है, स्वतंत्रता की इच्छा, जो ये सभी के थ्रू, राष्ट्रवाद के थ्रू ही हमारे मन में बेसिकली उत्पन्न जो भावना, यही राष्ट्रवाद कहलाती है। ठीक है। सबसे पहले आपको ये बेसिक कंसेप्ट जो है समझना पड़ेगा कि राष्ट्रवाद यानी नेशनलिज्म जिसे इंग्लिश में कहते हैं, ये आखिरकार होता क्या है। अब इस राष्ट्रवाद के देखिए उदय होने के, मतलब राइजेस के क्या क्या कॉजेज थे, क्या कारण था, ये बताते हैं। पहला अगर बात करें तो भारत में राष्ट्रवाद के उदय का जो सबसे प्रमुख कारण माना जाता है, वो अंग्रेजों की, देखिए, जो आर्थिक नीतियाँ थी, यानी अंग्रेजों द्वारा जो नीति चलाई जाती थी, वो बहुत ही शोषणकारी नीति थी। अंग्रेजों ने बेसिकली हमारे भारतीय जो कुटीर उद्योग है, ठीक है, उसको नष्ट कर दिया था। जो हमारे किसान भाई बंधु थे, उन पे बहुत ज़्यादा टैक्स लगाया गया था। हमारे देश की संपत्ति को लूट कर वो लोग इंग्लैंड ले जा रहे थे। इससे हमारी भारतीय जनता में बहुत ज़्यादा असंतोष बढ़ा था कि भाई हमारे देश का सामान आप अपने देश, हमारे देश का बिजनेस आप लोग बंद कर रहे हो, ठप कर रहे हो, देश के लोगों पे आप टैक्स लगवा रहे हैं, यहाँ पर है, तो क्यों आपको रहने दीजिए, आप हमारे देश पे रह के हमारे पे कब्जा कर नौटंकी मारोगे, सीधा सा बात है। तो क्या किया जाएगा आपके साथ, यहाँ पर आपकी आरती तो नहीं उतारी जाएगी। ठीक है। अगला पॉइंट यहाँ पर बताया जा रहा है कि पश्चिमी शिक्षा, जो वेस्टर्न जो बेसिकली एजुकेशन है, इसके प्रसार ने भारतीय युवाओं को स्वतंत्रता, साथ ही साथ जो लोकतंत्र और जो राष्ट्रवाद जैसे कई विचारों से परिचित कराया। देखिए जैसे हम लोग बोलते हैं कि भैया वेस्टर्न कल्चर, ये जो आजकल हम लोग जो भी ड्रेसेस देखते हैं, जैसे बोलते हैं ये वेस्टर्न ड्रेसेस है, ठीक है, उसी प्रकार जो पश्चिमी शिक्षा हमारे पास है, जो वेस्टर्न एजुकेशन है, इसके थ्रू जब ये आया भारत में, तो कहीं ना कहीं से लोगों के मन में समानता, लोकतंत्र क्या होना चाहिए, लोकतंत्र कैसा हो सकता है, राष्ट्रवाद से, सभी चीज़ों से हम लोग परिचित हुए। अंग्रेजी जो शिक्षा प्राप्त लोगों ने विदेशी शासन की जो कमी है, कि भैया इसमें क्या कमी है, इसको अच्छे से समझा गया। और साथ ही साथ जनता को लोगों ने क्या किया, जागरूक बनाया। समाचार पत्र हो गए, पत्रिकाएं होगी, पुस्तकों ने हमारे मन में राष्ट्रीय चेतना को फैलाने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। रेल है, डाक है, पहले तार का इस्तेमाल होता था, जैसी कई आधुनिक जो संचार सुविधाएं थे, ये देश के विभिन्न लोगों तक ये सभी चीज़ों को आपस में जोड़कर लोगों के मन में जो राष्ट्रीय एकता, इसके भावना को मजबूत किया। साथ ही साथ सामाजिक एवं जो धार्मिक सुधार आंदोलन थे, इन्होंने भी क्या किया, राष्ट्रवाद को बेसिकली बढ़ावा दिया। इनमें राजा राम मोहन राय हो गए, स्वामी दयानंद सरस्वती हो गए, स्वामी विवेकानंद, बहुत सारे ऐसे अन्य समाज सुधारक हैं जिन्होंने हम सभी भारतीयों के मन में आत्मविश्वास और जो राष्ट्रीय गौरव है, इसकी जो भावना है, इसको विकसित की।
1885 में फिर क्या होता है आपको मालूम हो, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसकी स्थापना होती है। जो राष्ट्रवादी आंदोलन को क्या किया, संगठित किया गया और साथ ही साथ एक डायरेक्शन मिला कि किस प्रकार काम करना है। इसके अतिरिक्त जो इल्बर्ट बिल विवाद था, ठीक है, फिर बंगाल विभाजन हुआ, अंग्रेजों के ने जाति जो भेदभाव किया जाता था, उस ये सभी चीजों ने क्या किया, जो राष्ट्रीय भावना है उसको और भी अधिक मजबूत यहाँ पर बल देने का कार्य कर दिया। अब इस राष्ट्रवाद के देखिए क्या क्या प्रभाव हुए। सबसे पहले राष्ट्रवाद के परिणाम स्वरूप क्या होता है, हमारे भारतीयों के मन में राष्ट्रीय एकता और जो देशभक्ति की भावना है ये बहुत बढ़ चढ़ के विकास हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है, स्वतंत्रता आंदोलन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन बनकर उभरा, जिनमें स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन जैसे बहुत सारे जन आंदोलन में लाखों लोगों ने क्या किया, भागीदारी यहाँ पर अपनी प्रस्तुत की। किसान, मजदूर, महिलाएं, विद्यार्थियों की सभी की सक्रिय भागीदारी से जो स्वतंत्रता आंदोलन है वह जन आंदोलन बन चुका था। राष्ट्रवाद के प्रभाव से ही बेसिकली क्या हुआ हमारे पास है, अंग्रेजी शासन जो व्यवस्था है इसके विरुद्ध तेज संघर्ष शुरू हुआ और अंततः क्या होता है, 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों को यहाँ से जाना पड़ता है और हमारा भारत स्वतंत्र होता है। साथ ही साथ लोकतंत्र, राष्ट्रीय एकता और जो आत्मनिर्भरता की जो भावना है, इन सभी चीज़ों को यहाँ पर बल दिया गया था। तो अंततः हम बोले कि भारत में राष्ट्रवाद का जो उदय है वो स्वतंत्रता संग्राम का आधार था। इससे विभिन्न धर्म है, भाषा है, क्षेत्र के लोगों को एकजुट किया गया तथा सभी के मन में विदेशी शासन के जो विरुद्ध है कि संघर्ष करने का हमें मोटिवेशन मिला। राष्ट्रवाद की इसी भावना कारण भारत ने बहुत लंबा समय संघर्ष करके जो हमने स्वतंत्रता अपनी प्राप्त की। इसलिए भारतीय राष्ट्रवाद को जो हमारा आधुनिक भारत है इसके निर्माण की जो सबसे महत्वपूर्ण शक्ति वो एक माना जाता है। तो ये था राष्ट्रवाद के बारे में। अगर पेपर में ये सवाल आता है तो हमने आपको बताया कई तरीके से पूछा जाएगा, लेकिन इसका अंतर मतलब एक ही होगा कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण थे और इसके प्रभाव की विवेचना करें। तो ये सवाल 15 मार्क्स, 5 मार्क्स और 1 मार्क्स से भी कोई क्वेश्चन आएगा तो आप सही बच्चे आराम से इसको पढ़ के कवर कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है आप सही बच्चों के लिए यहाँ पर कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसकी स्थापना की जो परिस्थिति थी कि भैया क्या क्या कंडीशंस या फिर कह सकते हैं उस समय का क्या क्या कंडीशंस रहा होगा जिस बेसिस पे इसका स्थापना किया गया, उद्देश्य क्या था और प्रारंभिक जो इसने कार्य किए थे इसका आपको वर्णन करने बोला गया। तो आइए चलिए इसे डिकोड करते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस को। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत का हमारा सबसे प्रमुख जो राजनीतिक संगठन था वो था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को मुंबई यानी वर्तमान का जो मुंबई में हुआ था। इसके संस्थापक जो है एक अंग्रेज ऑफिसर, इसका नाम था A.O. हुम, उसके द्वारा की गई थी और इसका सबसे पहले जो अध्यक्ष बने थे वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है, WC बनर्जी के नाम से जानते हैं आप लोग। तो कांग्रेस की स्थापना ने हमारे भारतीय राष्ट्रीय जो आंदोलन है उसको एक संगठित दिशा दी कि भैया आपको किस प्रकार कार्य करना है और यही चलकर बेसिकली स्वतंत्रता संग्राम जो हमारा है इसका एक बहुत महत्वपूर्ण संगठन बना था इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है। अब इसकी स्थापना की जो परिस्थिति थी कि किन कारणों से इनका जन्म हुआ था ये बताते हैं। तो 19वीं शताब्दी के अंत तक अंग्रेजों की जो आर्थिक, राजनीतिक और जो प्रशासनिक नीति है इन सभी चीज़ों से हमारी जो भारतीय जनता है वो असंतुष्ट हो चुकी थी। भैया ये लोग लूटने आए, बस किसानों पर चाहे अत्यधिक करो, भारतीय उद्योगों का पतन हो तथा साथ ही साथ अंग्रेज अधिकारियों के साथ जो भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता था, इन सभी चीज़ों ने लोगों के मन में असंतोष की भावना उत्पन्न की थी। पश्चिमी शिक्षा के प्रसार ने हमारे भारतीयों के मन में लोकतंत्र, समानता और स्वतंत्रता के जो विचार हुए ये सभी चीज़ विकसित हुई। समाचार पत्र, सामाजिक सुधार आंदोलन ने सभी चीज़ों को क्या किया, राष्ट्रीय चेतना को बढ़ावा देने का कार्य किया। और इसी समय इल्बर्ट बिल विवाद हुआ जो कि 1883 में हुआ था, जिसने हम सभी भारतीयों को महसूस किया कि अंग्रेज जो है ये भारतीयों को समान अधिकार देने के पक्ष में नहीं है। इन परिस्थितियों से क्या हुआ, एक ऐसे हमें राष्ट्रीय संगठन की जरूरत पड़ी कि जो पूरे भारत के लोगों की जो समस्या है उनको सरकार के सामने एकजुट होकर रख सके और इसी उद्देश्य से बेसिकली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो क्या कारण रहे होंगे ये मैंने आपसे ही बच्चों को यहाँ पर बता दिया। अगर आपको पूछा जाएगा कि किन परिस्थितियों के आधार पर या किन कारणों से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदय हुआ तो आप ये भी बता सकते हैं। अब इसके देखिए क्या उद्देश्य थे, आइए इस पर चर्चा करते हैं। तो कांग्रेस का देखिए मुख्य जो उद्देश्य था वो विभिन्न प्रांत के जो भारतीय जो नेता थे उन सभी को एक मंच पर लेकर आना, राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना था। यह भारतीयों की जो समस्या है और मांगों को सरकार तक क्या करे, शांतिपूर्ण और साथ ही साथ एक संवैधानिक तरीके से लोगों तक आराम से पहुंचा सके। साथ ही साथ अगर बात करें प्रशासन में भारतीयों की जो भागीदारी है उसको बढ़ाया सके, नागरिक अधिकारों की रक्षा करे तथा जनता में जो राजनीतिक जो जागरूकता दिखी जाती है उसको फैलाने का भी लक्ष्य इसमें रखा गया था। अब शुरुआत में देखिए क्या क्या कार्य किए गए। सबसे पहले जब कांग्रेस मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बना, इसके जो नेता थे वो उदारवादी थे, मतलब मॉडरेट्स थे। उन्होंने याचिकाओं, प्रस्तावनाएं
जो भाषाएं हो गए, भाषण हो गए, माफ करिएगा, और जो प्रतिनिधिमंडल है उनके माध्यम से सरकार पर जो सुधार के लिए दबाव डाला गया। उन्होंने भारतीयों के लिए सरकारी जो नौकरी है उनमें अवसर बढ़ाने, साथ ही साथ विधान परिषद में जो विस्तार करने, और जो भी कर है मतलब जो टैक्स चल रहे हैं उनमें आप कमी करें, और प्रशासनिक जो सुधार है उसकी मांग की। कांग्रेस ने पूरे देश के लोगों को एक यहाँ पर जो राजनीतिक मंच है वो प्रदान किया और राष्ट्रीय चेतना को मजबूत करने का कार्य किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है ये भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। इससे हमारी जो भारतीय राष्ट्र एकता है उसको बढ़ावा मिला, भारतीयों में जो राजनीतिक जागरूकता है ये उत्पन्न हुई, साथ ही साथ जो हमारे स्वतंत्रता आंदोलन चल रहे थे उनको संगठित एक स्वरूप प्रदान किया गया। अब बाद में वर्षों के बाद कुछ वर्षों बाद महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र जैसे कई नेताओं के नेतृत्व में कांग्रेस भारत की स्वतंत्रता का सबसे बड़ा एक आंदोलन बेसिकली यहाँ पर बन गया था हमारे पास। ठीक है, तो ये सवाल अगर आएगा तो आपसे ही बच्चे इसको लिखिएगा। 15 मार्क्स का भी अगर सवाल आए तो आप बना के लिख सकते हैं। 5 मार्क्स से सवाल इन टॉपिक से बनेगा तो भी हो जाएगा, और 1 मार्क्स का सवाल तो आप ऐसे ही बना सकते हो। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है उदारवादी जिसे हम मॉडरेट्स कहते हैं, और एक उग्रवादी जिसे एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं। ये दो प्रकार के नेता हैं। ठीक है, इनकी विचारधारा अलग है, कार्यप्रणाली अलग है, और उपलब्धियां भी अलग है, सबके अचीवमेंट्स भी देखिए अलग अलग है। तो चलिए समझते कौन से वो नेता थे जो उदारवादी विचारधारा के थे, उग्रवादी थे, इनकी विचारधारा में क्या अंतर था, कार्यप्रणाली किस प्रकार कार्य करने की सोच रखते थे, और साथ ही साथ किन लोगों ने किस प्रकार की उपलब्धियां अपने जीवन में हासिल की, इन सभी चीज़ चर्चा करेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को डिकोड करते हैं। फिलहाल अभी आपसे बच्चों को हमने 2 क्वेश्चन पढ़ा दिए। अगर आपको लगता है कि आप सभी बच्चों को हम लोग बेहतर पढ़ा रहे हैं, आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलते रहे कि हम लोग आप सभी बच्चों को पढ़ा रहे हैं और आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है। पहला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रारंभिक चरण को 2 प्रमुख विचारधाराओं में बांटा गया था। ठीक है, एक था उदारवादी जिसे मॉडरेट्स कहते हैं, और एक उग्रवादी जिसे एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं। उदारवादियों को नेतृत्व जो है सबसे पहले दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता तथा सुरेंद्र नाथ बनर्जी से कई नेताओं ने किया था। जबकि जो उग्रवादी नेता थे मतलब एक्सट्रीमिस्ट जो थे उन नेताओं में बेसिकली बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष थे। दोनों का उद्देश्य यही था कि भारत की उन्नति हो और अंततः जो स्वतंत्रता है वो हम प्राप्त करना चाहते थे। लेकिन सभी के देखिए कार्यप्रणाली और जो विचारधारा थी वो अलग अलग थी, मतलब दोनों का काम करने का ढंग अलग था, विचार अलग अलग थे। तो बात करते हैं उदारवादियों की विचारधारा एवं कार्यप्रणाली। देखिए जो उदारवादी थे, मॉडरेट्स जो थे, उन नेताओं का विश्वास था कि अंग्रेजी शासन में सुधार लाकर, अगर हम अंग्रेजी शासन में क्या सुधार लाएं तो हम भारतीयों की स्थिति बेहतर की जा सकती है। वे संवैधानिक मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल और शांतिपूर्ण तरीके से, जैसे आप लेटर लिखिए, याचिका करिए, भाषण दिए, प्रतिनिधिमंडल के साथ जाके बातचीत करें, इस प्रकार चाहते थे। उनका मानना यह था कि अंग्रेजी सरकार न्यायप्रिय है और उचित तर्कों के साथ अगर भारतीयों की समस्या को समाधान किया जा सकता, ऐसा उनका सोच था। ठीक है, यानी एक ग्रुप जो था जिसे हम उदारवादी कहते हैं वो इस प्रकार से सोचता था। अगला ग्रुप जो था हमारे पास उग्रवादी, जो एक्सट्रीमिस्ट लोग थे, उनका मानना था कि याचिका से कुछ काम नहीं हो सकता। अगर हमें अपने देश को अगर आज़ादी दिलवाना है तो इस प्रकार नहीं होगा, क्योंकि स्वराज हमारा जमसित अधिकार है। उन्होंने नारा भी दिया था बाल गंगाधर तिलक ने, और इसे हम लेके भी रहेंगे। उन्होंने स्वदेशी चीज को बेसिक एक्सेप्ट करना है, विदेशी चीज को बहिष्कार करना हमारे पास है, राष्ट्रीय शिक्षा, जन जैसे कई यहाँ पर चीजों पर इन सभी चीजों को साधन बनाया। उनका उद्देश्य यही था कि जनता को क्या करना, सीधे से यहाँ पर आंदोलन से जुड़ने कार्य करता था। अब अगला बात करें उपलब्धियां एवं तुलना के क्षेत्र में, तो उदारवादियों ने जो भारतीयों में जो राजनीतिक जागरूकता है वो उत्पन्न की, राष्ट्रीय एकता को मजबूत किया, साथ ही साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक संगठित जो मंच है वो प्रदान करने का कार्य किया। उन्होंने भारतीय जनता को लोकतांत्रिक जो अधिकार है और साथ ही साथ संवैधानिक जो संघर्ष है, इन सभी चीज़ों का महत्व यहाँ पर समझाया गया। दूसरी ओर उग्रवादियों ने भारतीय जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन है उसको नई ऊर्जा दिया गया, मोटिवेशन दिया गया, व्यापक जन समर्थन यहाँ पर मिला लोगों का। उन्होंने स्वदेशी आंदोलन को सफल किया, यहाँ पर है विदेशी जो वस्तुएं उनका बहिष्कार किया गया, युवाओं में देशभक्ति की जो भावना है वो जगाएगी, और उनके प्रयासों से स्वराज की जो मांग है वो पूरे देश में यहाँ पर लोकप्रिय हो गई हमारे पास। उदारवादी और उग्रवादी दोनों ही हमारे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। उदारवादियों ने अपनी जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की नींव रखी, जबकि उग्रवादी ने जन आंदोलन का रूप लिया। दोनों की संयुक्त भूमिका ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को मजबूत किया, और आगे चल के यही आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में आंदोलन को नई दिशा मिली। इसलिए भारतीय जो स्वतंत्रता के इतिहास में दोनों विचारधाराओं को यहाँ पर समान रूप से योगदान माना जाता है कि दोनों की विचारधारा से हमारा देश जो है वो स्वतंत्रता प्राप्त कर सका है। तो ये था हमारा आज का पहला वीडियो, जहां पर हमने 3 क्वेश्चन बताए, जिससे 15 मार्क्स, 5 मार्क्स, 1 मार्क्स का जो भी सवाल आएगा इन टॉपिक से अब आपका कुछ भी नहीं छूटने वाला।
अब आपसे बच्चों को लगता है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा जहां शेयर करना चाहे कर सकते हैं। और वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कहां से लगता है और कौन से कॉलेज से आप पढ़ते हैं, ये जरूर बताइएगा। बाकी बेस्ट विशेष आपसे बच्चों को आपके एग्जाम के लिए मिलते हैं वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।